अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चीज़ को शुरू करते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ फोटोन, अब ये कौन सा फोटोन है, कहाँ का फोटोन है, सारी की चीज़ें बता रहे हैं आपको। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये एक के शेल है और ये रहा एल शेल। ठीक है, ये रहा के शेल, ये रहा एल शेल। अब यहाँ पर जो है मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर था। अभी मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रहकर जो है ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब इसने एनर्जी गेन की और ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं चीज़ आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी इसको गेन करनी है, तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, वापस आएगा। तो वापस आने के बाद ये क्या करेगा, वही एनर्जी हमने बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा, फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा। अब उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, मतलब क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ सा डिस्टेंस क्या होगा, मतलब सिंपली जो उसकी वेवलेंथ होगी फोटोन्स की। फोटोन क्या है, एक वेव कह सकते हो आप उसको, वेव नीचे शो करता है। तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी ये आप हमें बताओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे, सिंपल, आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला में जो टर्म्स आपको डिफाइन किए गए हैं वो भी आपको आने चाहिए अच्छे से, वो भी आपको आने चाहिए। जैसे अगर मैं अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको पता है ये कौन सा, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके सामने है, ये वाली। अब ये n1 और n2 क्या चीज़ है। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए ना अगर, ठीक है, तो n1 शो करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट को, मतलब वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हो, मतलब ये वाला ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको आप लोअर एनर्जी ऑर्बिट कहते हो, जिसको आप n1 कहते हो यहाँ पर इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले ऑर्बिट को, कॉमन सेंस की बात है, हायर एनर्जी ऑर्बिट कहोगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, तो उसको आप सिंपली n2 कह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक केस हो सकता है, दूसरा केस मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि मान लो अभी यहाँ पर एक और शेल आ गया m। ठीक है, होता है वैसे भी, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ कि वो एल पे नहीं, वो डायरेक्ट ही एम पर जंप कर जाए। तो चलो मान लो उसने एम पर जंप कर लिया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ से हट गया। अभी ये दोबारा थोड़ा टाइम ठहर कर इसके नीचे आएगा। ठीक है, मतलब पहले तो यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा फिर भी फोटोन रिलीज करेगा, यहाँ पर आएगा फिर भी फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या बने, इस केस में लोअर एनर्जी ऑर्बिट बना आपका के और हायर एनर्जी ऑर्बिट बना आपका एम। ठीक है, तो हायर और लोअर का एग्जाम्पल ये नहीं है यहाँ पर कि हमेशा के ही हायर होगा, सॉरी हमेशा के ही लोअर होगा और एल ही हायर होगा, ऐसा नहीं है। तो हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट मैं आपको इधर समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा था कि देखो, जो आपका n1 है वो आपको क्या शो करता है, जो आपका n1 है वो आपको क्या शो करता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या है, आया है। और n2 क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट, जहां पे, जिस एनर्जी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन गया है, जिस एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया उसको n1, जिस एनर्जी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन गया उसको n2 कहोगे। ठीक है जी, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको बस सिंपली कैलकुलेशन करनी है और वेवलेंथ फाइंड करनी है फोटोन की। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये भी थोड़ा सा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, अगर आप एक एटम में से, मान लो ये एक एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम का ही ना रहे, वो एटम से ही बाहर निकल जाए। ठीक है, ये एटम से ही बाहर निकल जाए। ठीक है जी, तो उतनी, उस एनर्जी को आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा वैसे आयन का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अभी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, जैसे के शेल में है, तो फिर उसको हम कितनी एनर्जी दें कि वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ के फ्री हो जाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल जाए। तो आपको जो है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पहले ही कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो हमें उसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे उसकी जो टोटल एनर्जी क्या बचेगी, 0। ठीक है, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +13 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, ये इसकी एनर्जी इसके पास 0 बचेगी, और 0 एनर्जी का मतलब ही यही है कि ये अपनी फ्री स्टेट में मूव कर चुका है, मतलब ये एटम से ही बाहर निकल चुका है। ठीक है जी, इसका मतलब सिंपली आप क्या कह सकते हो कि अगर आप E1 को माइनस करोगे E इन्फिनिटी से,
ठीक है। E1 का मतलब सिंपली E1 का मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। जाहिर है अगर आप E1 की बात करो तो E1 तो आती है -13.6 आती है ना, ठीक है। E1 क्या आती है -13.6, लेकिन ये माइनस का मैग्नीट्यूड से कोई वास्ता, मतलब माइनस का 13.6 वैल्यू से कोई वास्ता नहीं है। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि वो एटम के अंदर है, ठीक है। तो E1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड जैसे -13.6 है तो इसकी वैल्यू क्या है 13.6, उसको आपको माइनस करना है E इन्फिनिटी से। अब ये E इन्फिनिटी क्या चीज़ है, ऊपर अगर आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा हो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, ये, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो जो ऑर्बिट है वो इन्फिनिटी है, मतलब ये बहुत ही दूर ऑर्बिट है। मान लो ये ऑर्बिट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है। किसी भी नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड कर दोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0, ठीक है। मतलब अगर क्या इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी, 0, ठीक है जी। क्या आएगी, वो 0 आएगी। और इस 0 का मतलब है कि वो एटम से क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। इस 0 का बेसिकली यही मतलब है। अब यही केस आप ले लो, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में। अब सेकंड ऑर्बिट में आपको उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये रहा आपका के शेल, ये रहा एल शेल, इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले शेल से निकल जाए, मतलब ये इस वाले शेल में था ना, यहाँ पर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूँ कि ये एटम से ही निकल जाए, ठीक है। तो आपको सिंपली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की सेकंड वो ऑर्बिट में एनर्जी होती है, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0। 0 का मतलब वो बेसिकली क्या, एटम से निकल चुका है, ठीक है जी। तो इसका एक सिंपल ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि जितनी एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास है उसका सिंपली जो प्लस वाला मैग्नीट्यूड है उतनी ही आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। या आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा जो फॉर्मूला बताया जाता है आपको कुछ ये, ठीक है, कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, वेयर n क्या है, कोई भी शेल का नंबर, के शेल का नंबर 1 होगा, एल शेल का 2 होगा, 3, 4 ऐसे सौ नंबर आते जाएंगे। तो पहले शेल की अगर आपको फाइंड करनी है तो करके देखें, यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। जब आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब 13.6 को 4 से डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है जी। तो दोनों ही फॉर्मूला आपके पास बहुत ही करेक्ट हैं। अब ये वाले फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये वाले भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अब एक यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि भाई जब हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ऊपर वाले शेल में क्यों नहीं चला गया, ठीक है। वो ऊपर वाले शेल में क्यों नहीं चला गया, वो एटम से ही बाहर क्यों निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है यहाँ पर कि देखो सिंपली यहाँ पर अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो शायद आपको आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन एनर्जी का डिफरेंस आसानी से पता चल जाए। तो एक्साइटेशन एनर्जी भी पढ़ लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि अगर आप एटम को लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंचाना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखते हैं, ये जो आप शेल्स देख रहे हो ना, ये पहले बेसिकली के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल है। अब ये मैंने बताया था ना आपको, लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये रही लिस्ट। 4 शेल की मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में आती है। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दूसरे शेल में -3.4, तीसरे में -1.51 और चौथे शेल में -0.83, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर इन्फिनिटी वाला शेल आएगा तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो 0 ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 तक ही पहुंचती जा रही है, ठीक है। अभी ये 0.83 तक पहुंच गई तो आगे 0.00 तक भी पहुंची जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपली क्या कि अगर आप n1 से n2 तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को आप क्या कहते हो, एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए हम बोलते हैं ना एटम एक्साइट हो गया, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर गया। अभी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला सिंपली कि आपको E1 को माइनस करना होता है E2 से। क्या क्या क्या, आपको E1 से माइनस करना होता है E2 से, E1 को माइनस करना होता है E2 से। कैसे, अभी E1 यहाँ पर क्या है, E1 का मैग्नीट्यूड बात हो रही है, समझे। E1 का मैग्नीट्यूड जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि -13.6 इसकी पूरी एक
क्या कहते हैं वैल्यू है जो इसका माइनस साइन बता रहा है कि एटम के अंदर है, इसके माइनस साइन को छोड़ के हमें सिर्फ 13.6 E1 की वैल्यू रखनी होती है, फिर उसको माइनस करवाना होता है E2 से। ठीक है, तो हमें कि वो एनर्जी मिल जाती है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लो हमें इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल से 5वें शेल में पहुँचाना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अभी हमें इसको यहाँ से लेकर 5 वाले शेल में इसको पहुँचाना है। अब 5 वाले शेल की कितनी होती है, ठीक है 5 वाली शेल की वैसे लिखी तो नहीं है मैंने, लेकिन अब वही वाला फॉर्मूला लगेगा कि आप E1 को माइनस करो, E2 को माइनस करोगे सॉरी किससे, E5 से। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा और जो आपके पास एनर्जी निकल के आएगी वो ये कि 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आप चाहते हो कि सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th शेल में जंप कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक छोटी सी कन्फ्यूजन क्लियर करने के, देखो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से ही निकाल दे, मान लो ये वाली इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो मैं पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो पहले शेल से रिमूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे एटम से ही रिमूव हो जाए, ठीक है, मतलब ये इस वाले शेल में जंप ना करे, ये एटम से ही रिमूव हो जाए, तो मुझे सिंपली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यही इलेक्ट्रॉन जो है मैं उसको उतनी एनर्जी दूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, मतलब एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर जाए, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि एनर्जी की वैल्यूज़ ऐसे नहीं है कि आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे और इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, नहीं, ये एनर्जीज जो हैं वो फिक्स होती हैं, मतलब आपको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है और वो डिपेंड करता है कि आप एटम को एक्साइट करवाना चाहते हो कि आयोनाइज करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप आयोनाइज करवाना चाहते हो तो आपको एटम को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आप पहले शेल से अगर आप एक्साइट करवाना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में, तो आपको एक फिक्स एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इससे थोड़ी ऐसे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी अगर जो है तीसरे शेल तक अगर पहुँचता है तो ठीक है, इससे ज़्यादा का मतलब ये एनर्जीज फिक्स हैं। ठीक है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाए। ठीक है, इससे थोड़ी सी भी कम होगी ना तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है 13 पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आप उसी इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो यहाँ ना जाकर, तो वो यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा एटम ही छोड़ देगा। ठीक है, मतलब देख रहे हो ना आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी से इस वक्त ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा निकल गया एटम से ही। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया होगा, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा।